अगर आप बनना चाहते हैं शिक्षक और आप प्रिपेयर होने वाले हैं 2026 यूपी टेट में, तो ये क्लास आपके लिए होने वाली है बेहद खास। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। स्वागत है आपका मेरे चैनल अध्ययन सेतु में। बात करेंगे आज हम यूपी टेट के हिंदी पाठ्यक्रम के बारे में, जो कि विस्तृत रूप से दिया हुआ है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर विजिट किए हों या व्यूवर्स हों तो आपने देखा होगा कि हिंदी से मैंने 2 वीडियो अपलोड की है, 2 क्लासेस की। पहली समास की और एक मैंने ऑलरेडी अपलोड की है 2018 के पेपर के सॉल्यूशन की। आज ये तीसरा वीडियो होने वाला है, लेकिन प्रैक्टिस सेट की दूसरी सीरीज होने वाली है। तो मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले हिंदी का पूरा पाठ्यक्रम लेके आई हूँ, ताकि आप समझ सकें कि जो भी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं, कुछ भी इधर उधर से नहीं है। जो पहला प्रैक्टिस सेट मैंने दिया था वह आपको समास का दिया था, और देख सकते हैं आप कि इस आपके सिलेबस में समास विग्रह और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो आज हम बात करेंगे इस प्रैक्टिस सेट में वर्ण की, वर्णमाला और वर्ण की। तो पहले आप सिलेबस देख लीजिए क्या क्या आपको पढ़ना है। अपठित गद्यांश है, अनुच्छेद है, समझ और अर्थ पर आधारित प्रश्न। व्याकरण में आपको वर्णमाला यानी कि स्वर, व्यंजन, उच्चारण, स्थान इत्यादि पढ़ना है। संधि में स्वर, व्यंजन, विसर्ग संधि, समास, समास विग्रह और उनके भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, वचन, कारक, काल, शब्द भेद, तत्सम शब्द, देशज, तद्भव, विदेशी आदि, उपसर्ग और प्रत्यय, वाक्य रचना, सरल, संयुक्त, मिश्रित वाक्य, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्ह, शब्दकोश, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश शब्द के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। हिंदी साहित्य कवियों और लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, उनका सामान्य परिचय। उसके बाद आपका हिंदी भाषा शिक्षण है, जो कि पेडागॉजी है, जो 15 अंकों का होने वाला है। अगर आप सीटेट में अपीयर हुए होंगे तो आपने वहाँ भी हिंदी पेडागॉजी के 15 क्वेश्चन के लिए ज़रूर पढ़ाई की होगी। और इसी चैनल पे मैंने पेडागॉजी की सीटेट के लिए अलग से क्लास रखी थी, आप उस क्लास को भी देख सकते हैं। वो पूरा का पूरा हिंदी भाषा शिक्षण का है। तो हिंदी भाषा शिक्षण में आपको भाषा अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, मौखिक और लिखित रूपों में विचारों के संप्रेषण के लिए व्याकरण की भूमिका, भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, अध्यापन अधिगम सामग्रियाँ यानी कि पाठ्य पुस्तक और मल्टीमीडिया, और उपचारात्मक अध्यापन। इतनी सारी चीज़ें आपको पेडागॉजी के अंतर्गत पढ़नी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको जितना भी प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको एकदम एग्जैक्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो पहला जो मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट रखा था अपने इस चैनल पे, वो समास का था। और आज हम बात करेंगे वर्णमाला की। तो वर्णमाला क्या होता है, स्वर व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या है, इत्यादि हम इस प्रैक्टिस सेट में देखेंगे, जो कि मेरे इस प्लेटफॉर्म का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। वीडियो में आप लोग इस चैनल पे बने रहिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ताकि आप इससे रिलेटेड जितने भी 30 क्वेश्चन हैं सब कर पाएँ और आप एग्ज़ाम में इसमें से जितने भी क्वेश्चन आए एक भी छोड़ के ना आ पाएँ। तो आज हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? ऑप्शन ए है 44, 52, 46 या 48। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52। ठीक है, इसमें से 13 स्वर होते हैं और बाकी के 39 व्यंजन होते हैं, और इन दोनों को मिला के वर्णमाला बनती है। हिंदी में जो जितने भी वर्णमालाएं हैं वह स्वर और व्यंजन को मिक्स करके बनता है, यानी कि स्वर के 13 और व्यंजन के 39 वर्ण मिला के पूरी की पूरी वर्णमाला का निर्माण होता है, जो कि 52 यानी कि 52 होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11, 12, 13 या 14? तो अभी मैंने बताया आपको इसका करेक्ट आंसर 13 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है? बताइएगा, 33, 35, 39
या 41? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि स्वर की संख्या 13 और व्यंजनों की संख्या 39 और कुल मिलाजुला के 52 वर्णमाला होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर 39 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सा अघोष व्यंजन है? बताएंगे अघोष व्यंजन क, द, क या ज। तो बताएंगे ग, द, क, ज में से अघोष व्यंजन कौन सा होता है? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अघोष व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनको उच्चारण करते समय गले में कंपन ना आए, उसको हम अघोष व्यंजन कहते हैं। या आप इसको सिंपली ऐसे समझिए कि किसी भी वर्ग का, जैसे क से लेके अगर आप ज्ञ तक, क से लेके अगर आप अंग तक लिखते हैं, यानी कि क, ख, ग, घ और अंगा, तो ये क वर्ग है। ठीक है, इसका जो पहला वर्ण है उसी को हम उसके वर्ग के नाम से जानते हैं, तो ये क वर्ग है। तो किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है वो अघोष व्यंजन होता है। सिंपली याद करने का यही तरीका है, मैंने इसको इसी तरीके से याद किया है कि जो पहला और दूसरा व्यंजन है वो अघोष व्यंजन होता है। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा पहला और दूसरा व्यंजन जो है वो अघोष व्यंजन होता है, और तीसरा और चौथा व्यंजन घोष व्यंजन होता है। तो देखेंगे कि इसमें कौन सा ऐसा व्यंजन है जो अघोष है, यानी कि अघोष होने की शर्त है कि पहला हो या दूसरा हो, किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा हो। तो ग, तो आप देख पा रहे हैं कि ग जो है वो क वर्ग का तीसरा व्यंजन है, तो ये नहीं होगा। द भी नहीं होगा क्योंकि ये भी तीसरा व्यंजन है। इसका सही आंसर क हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि यह क वर्ग का पहला ही व्यंजन है, और आपको पता है कि जब व्यंजन किसी भी व्यंजन का वर्ग का पहला या दूसरा व्यंजन होगा तो वो अघोष व्यंजन होगा। तो इसका सही आंसर क हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा घोष व्यंजन है? तो आपको मैंने पहले ही बताया कि घोष व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे गले में कंपन आए उसको हम घोष व्यंजन कहते हैं, और यह किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा व्यंजन होता है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऐसा व्यंजन है जो तीसरा है। तो प, ये तो प वर्ग का पहला ही व्यंजन है। त भी त वर्ग का पहला ही व्यंजन है। क भी क वर्ग का पहला ही व्यंजन है, जबकि ब प वर्ग का तीसरा व्यंजन है। तो आप कह सकते हैं कि यह क्या है? घोष व्यंजन है। आपको बताया था मैंने कि तीसरा और चौथा व्यंजन किसी भी वर्ग का घोष व्यंजन होता है। तो इसका सही आंसर ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ किस प्रकार का स्वर है? बताइएगा। दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर या संयुक्त स्वर? तो जिसका उच्चारण करने में कम समय लगे उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिसका उच्चारण करने में अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, ऊ। तो यहाँ पे अ पूछ रहा है, तो अ आपका ह्रस्व स्वर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ई यानी कि बड़ी ई किस प्रकार का स्वर है? बताइएगा। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत या संयुक्त? तो बड़ी ई आप प्रोनाउंस कीजिए, बड़ी ई को ई। तो ये इसको प्रोनाउंस करने में हम लंबा समय ले रहे हैं, तो यहाँ पे ये दीर्घ स्वर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, बताएंगे। संयुक्त व्यंजन ऐसा व्यंजन होता है जहाँ दो व्यंजन मिलकर एक दूसरा व्यंजन बनाते हैं। तो क ये बिल्कुल नहीं है, ये अकेला है। त भी अकेला है, म भी अकेला, जबकि क जो क और श से मिलकर बना होता है तो ये छ होता है। तो ये संयुक्त व्यंजन का उदाहरण हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इनमें से कौन सा तालव्य व्यंजन है? यानी कि ऐसा व्यंजन जिसका उच्चारण स्थान तालु होता है। दोस्तों इसको याद करने का मेरा एक तरीका था कि मैं ऐसे सीधे सीधे याद करती थी, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। आप चैट बॉक्स में एक बार लिख लीजिए, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, और इसको वर्गों से जोड़ लीजिए। कंठ क वर्ग, तालव्य मतलब क्रम के अनुसार, पहला क्रम क वर्ग, दूसरा क्रम च वर्ग, ऐसे क्रमानुसार कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ।
तो तलव्य व्यंजन आपसे पूछ रहा है, तो कंठ तलव्य, कंठ और तलव्य। तो ये दूसरे वर्ग के बारे में बात हो रही है, तो कंठ तलव्य। दूसरे पे क्या आ रहा है? तलव्य। तो दूसरा वर्ग ढूंढिए यहाँ पे कौन सा है। यहाँ पे च जो है वो दूसरा वर्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा च। इसका जब उच्चारण करते हैं तो तालु से करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ट किस वर्ग का व्यंजन है? बताइएगा। क वर्ग का नहीं है, च वर्ग का नहीं है, त वर्ग का नहीं है, ट वर्ग का पहला ही व्यंजन है। आगे देखिए क वर्ग का अंतिम व्यंजन कौन सा है? बताइएगा। तो अंगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आप ये ना सोचिए कि प्रश्न आसान है, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे अगर आप पेपर 1 के लिए अपीयर हो रहे हैं। और जो सिलेबस मैंने आपको ऊपर दिखाया था पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। हाँ, ये हो सकता है कि प्रश्नों की कठिनाई स्तर को बढ़ाया जा सकता है पेपर 2 के लिए। मैंने दोनों ही पेपर दिए हैं, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी, और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि बिल्कुल आपको यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इवन अगर आपने 2018 का पेपर सॉल्व किया होगा, जो कि मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे कराया है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को वहाँ भी मिलेंगे। तो बस आप कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहिए और कंटिन्यूअस रहिए, फोकस रहिए अपनी स्टडी को लेकर। बताएंगे च वर्ग का प्रथम व्यंजन कौन सा है? तो ये पहला ही हो जाएगा। नेक्स्ट है प किस वर्ग का व्यंजन है? तो प वर्ग का ही व्यंजन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? बताएंगे ऊष्म व्यंजन श, क, ग या स। तो ऊष्म व्यंजन इसमें से श हो जाएगा दोस्तों। श, स और ये स के अलावा ह, ये चारों व्यंजन ऊष्म व्यंजन हैं। याद रखिएगा, तीनों श और उसके साथ ह, ये चारों ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत याद आते हैं। अगर आप नहीं याद कर पा रहे हो तो चैट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए। लिखने से क्या होती है कि आपकी जो लर्निंग है वो स्ट्रांग होती है, आपकी मेमोरी में बहुत समय तक बातें रहती हैं। तो याद रखिएगा ऊष्म व्यंजन तीनों श के साथ ह है। ये मेरा बहुत ऐसे प्रैक्टिकल तरीका है याद करने का। मुझे ऐसी ही चीज़ें याद रहती हैं, तो हो सकता है कि अगर आप कनेक्ट कर पाएँ तो आपको भी लंबे समय तक याद रहे। नेक्स्ट देखिए, ज्ञ किस प्रकार का व्यंजन है? बताएंगे मूल, संयुक्त, घोष या अघोष। तो मूल नहीं है, घोष भी नहीं है, अघोष भी नहीं, ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, क्योंकि इसको बनाने के लिए ग और ञ का प्रयोग करते हैं, तब जाके ये बनता है ज्ञ। आगे देखिए, ख किस प्रकार का व्यंजन है? घोष, अघोष, संयुक्त या ऊष्म। तो सबसे पहले आप देखिए कि ख कौन सा वर्ण है? दूसरा वर्ण है, क वर्ग का दूसरा वर्ण है। और आपको पहले ही बताया था कि किसी भी वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अघोष। नेक्स्ट देखिए, हिंदी वर्णमाला किस लिपि में लिखी जाती है? बताइएगा। रोमन, फारसी, देवनागरी या गुरुमुखी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है। नेक्स्ट है, री किस प्रकार का स्वर है? बताइएगा। दीर्घ, ह्रस्व, संयुक्त या प्लुत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त। नेक्स्ट, ह्रस्व।